हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। पिछले वीडियो में हमने पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ का भौतिक स्वरूप और पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में बात की थी। इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाके उसको जरूर देखें। उसको देखने के बाद में अगर इस वीडियो को देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। उस वीडियो में हमने पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में बात की थी। एक बार उनको रिपीट करवा के और आज का वीडियो शुरू करेंगे। अभिलाक्षणिक गुणों में सबसे पहला गुण हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाए जाते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाए जाते हैं। और दूसरा लक्षण हमने पढ़ा था, दूसरा गुण हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा अभिलाक्षणिक गुण हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण पाया जाता है। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण पाया जाता है। अब हम बात करेंगे पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ को सामान्यतः कितनी अवस्थाओं में हम बांट सकते हैं, तो हेडिंग डालेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। सामान्यतः पदार्थ की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। हमारे आसपास हम पदार्थों को देखते हैं। हमारे आसपास के पदार्थों को हम देखते हैं तो वो 3 रूपों में हमें दिखाई देते हैं। और वो 3 रूप कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों रूप जो हमें दिखाई देते हैं उन पदार्थों के कणों की विभिन्न अवस्थाओं के विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताते हैं। इसी आधार पर पदार्थ की भी 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था, और तीसरी होती है गैस अवस्था। गैस अवस्था। ठोस अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। द्रव अवस्था को कहेंगे लिक्विड स्टेट। और गैसीय अवस्था को कहेंगे गैस स्टेट। इस प्रकार पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्थाएं होती है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। एक और अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था। अब हम इन तीनों अवस्थाओं को एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। पदार्थ की पहली अवस्था है ठोस अवस्था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस अवस्था के बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में। हम कुछ वस्तुएं लेकर देखते हैं, जैसे ये डस्टर है, ये मार्कर है और ये नोटबुक है। जब हम इनका आरेख पेंसिल की सहायता से बनाते हैं तो हमारे सामने कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे इनके आकार के बारे में, इनके आयतन के बारे में,
विसरण के बारे में और संपीड्यता के बारे में कि क्या इनका आकार निश्चित है या अनिश्चित है, इनका आयतन कैसा है, क्या इनका विसरण होता है और क्या इनमें संपीड्यता का गुण पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि पेन, डस्टर और नोटबुक, इन तीनों उदाहरणों को, या और भी कोई उदाहरण ले सकते हैं हम ऐसा जो ठोस के अंतर्गत आता हो, इन तीनों उदाहरणों को लेकर अगर इन चारों प्रश्नों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं जैसे पेन, डस्टर, नोटबुक, तीनों का आकार कैसा है, निश्चित है। जैसे ये पेन मार्कर मेरे पास है तो इसका आकार निश्चित है, मैं इसको हाथ में रखूं या मेरे टेबल पे रख दूं या ताक में रख दूं, कहीं पे भी मैं इसको ले जाके रखूं, इसका आकार कैसा रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसका आकार कैसा हुआ, निश्चित हुआ। आयतन की बात करें, आयतन का मतलब होता है स्थान घेरना। तो पेन, डस्टर, नोटबुक में इनको कहीं पे भी रखूं, इनकी जो निश्चित जगह होगी, निश्चित स्थान घेरेंगे, वो निश्चित होगा। विसरण का मतलब होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में धीरे धीरे बदलना। तो जैसे मैं पेन, डस्टर, नोटबुक, इनको किसी भी परिस्थिति में रखूं, धूप में रखूं या छाया में रखूं या गर्म स्थान पे रखूं या ठंडे स्थान पर रखूं, इनका विसरण नहीं होगा, यानी ये इस अवस्था को छोड़ेंगे नहीं। और संपीड्यता की बात करें तो संपीड्यता होता है दाब बढ़ा के आकार में कमी करना, आकार को घटाना। इस प्रकार इन चारों प्रश्नों को हम देख रहे हैं कि पेन, डस्टर और नोटबुक इन चारों प्रश्नों को फॉलो कर रहे हैं। तो ठोस अवस्था जो है, ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, विसरण और संपीड्यता नगण्य होती है। ठोस अवस्था को समझने के लिए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं जिनमें रबड़ बैंड सबसे पहला उदाहरण है। नंबर 1 पर हम लेते हैं रबड़ बैंड। अब आप कहोगे कि सर रबड़ बैंड का तो आकार बदल सकते हैं, कैसे? देखो, रबड़ बैंड को हम खींचेंगे तो खींचकर इसका आकार परिवर्तित तो कर सकते हैं, लेकिन खींचने के बाद में जैसे ही हम छोड़ते हैं पुनः वास्तविक स्थिति में आ जाता है। यानी रबड़ बैंड को अगर हम खींचेंगे तो उसका आकार परिवर्तित हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम छोड़ेंगे पुनः वास्तविक स्थिति में आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि सर आकार परिवर्तित तो हुआ, लेकिन अगर हम रबड़ बैंड पर अत्यधिक बल लगाएं तो ये टूट सकता है, इसके टुकड़े हो सकते हैं। इसलिए ये किस अवस्था का है? ठोस अवस्था का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम लें नमक व शक्कर का। नमक व शक्कर को हम जिस पात्र में डालेंगे उस पात्र के हिसाब से वह उसी के आकार में बदल जाएगा। तो यहां भी थोड़ा सा संदेह हो जाता है कि ठोस के आकार को नहीं बदला जा सकता, लेकिन ये तो अपना आकार परिवर्तित कर रहे हैं। नमक और शक्कर हम जिस पात्र में डालेंगे, पात्र या बर्तन में डालेंगे, ये उसी का आकार ले लेंगे, उसी का आकार ले लेंगे या उसी आकार में ढल जाएंगे, लेकिन फिर भी ये ठोस हैं। क्यों? इसका ठोस होने का कारण क्या है? क्योंकि
इनके जो क्रिस्टल होते हैं उन क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता है। यानी आप नमक को थैली में रखो या किसी डिब्बे में डालो, उसके जो छोटे छोटे क्रिस्टल हैं उनका आकार पहले के जैसा ही रहेगा। नमक हो चाहे शक्कर हो, इसके जो क्रिस्टल हैं उनका आकार कैसा है, निश्चित है। इसलिए नमक और शक्कर दोनों किसके उदाहरण हैं, ठोस के उदाहरण हैं। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं स्पंज का। तीसरा उदाहरण है स्पंज। अब आप लोग कहोगे कि सर स्पंज को तो हम बल लगा के उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ठोस का उदाहरण है। कैसे हैं अभी समझते हैं। स्पंज को जब हम बाह्य बल लगाते हैं, स्पंज पर बाह्य बल लगाएंगे तो इसके आकार में परिवर्तन होगा। इसका कारण क्या है कि जो स्पंज है इसके कणों के मध्य वायु भरी रहती है। इनके कणों के मध्य वायु भरी रहती है। जैसे ही हमने बाह्य बल लगाया, बल लगाते ही जो मध्य रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान की वायु बाहर निकल जाती है। रिक्त स्थान की वायु बाहर निकल जाती है और स्पंज का आकार सिकुड़ जाता है। जैसे ही हम उसका बल हटाते हैं, स्पंज पुनः वास्तविक स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार देखो, ठोस अवस्था को अपन ने समझा। ठोस अवस्था के 3 उदाहरण लिए हमने, रबर बैंड, नमक, शक्कर और स्पंज। रबर बैंड और स्पंज दोनों को अगर हम दोनों उदाहरणों को शुरुआत में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये ठोस के उदाहरण नहीं है, लेकिन जब हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि रबर बैंड और स्पंज, साथ में नमक और शक्कर, ये ठोस के उदाहरण हैं। कैसे हैं, कारण आपके सामने आ चुके हैं। इसके बाद में बात करते हैं पदार्थ की दूसरी अवस्था के बारे में। पदार्थ की पहली अवस्था को कुछ उदाहरणों से हमने समझा है। पदार्थ की दूसरी अवस्था होती है द्रव अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड स्टेट। दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें दूध, खाना पकाने वाला तेल, जूस, पानी आदि पदार्थ लेते हैं। द्रव अवस्था को समझने के लिए हम दूध, खाना पकाने वाला तेल, जूस और पानी लेते हैं और इनको लेकर किसी पात्र में डालते हैं और उस पात्र का जो 50 ml की स्थिति है वहां पर लाइन खींच देते हैं। इन पदार्थों में से किसी भी एक पदार्थ को विभिन्न प्रकार के बर्तनों में इस 50 ml को बार बार डालते हैं तो हमारे सामने कुछ प्रश्न आते हैं कि इनका आकार कैसा रहेगा और आयतन कैसा रहेगा। जैसे हमने मान लो 50 ml दूध ले लिया
दूध को लेकर हम कटोरी में डालेंगे तो इस दूध का आकार कटोरी की सतह के, कटोरी का जो आयतन है उसके हिसाब से हो जाएगा। इसी दूध को हम गिलास में डालेंगे तो इस दूध का आकार गिलास के जैसा हो जाएगा। और इसी 50 ml दूध को अगर हम परख नली में डालेंगे तो इस दूध का जो आकार होगा परख नली के जैसा बेलनाकार हो जाएगा। लेकिन दूध को हमने चाहे कटोरी में डाला हो, गिलास में डाला हो या परख नली में डाला हो, उसका जो आयतन है, उसकी जो मात्रा है वो 50 ml ही रहने वाली है। इससे स्पष्ट होता है कि द्रव पदार्थ जो है उनका आकार तो कैसा होता है, अनिश्चित, और आयतन कैसा होता है, निश्चित है। आयतन फिक्स है, आप किसी भी पात्र में डालो, वो 50 ml का यहाँ पे है तो इन तीनों पात्रों में ही वो 50 ml का रहने वाला है। यानी द्रव का जो आकार है अनिश्चित है और आयतन निश्चित है। यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि जब हम द्रव को एक पात्र से दूसरे पात्र में डालते हैं तो क्या इनको उड़ेलते समय आसानी होती है, और ये जो एक पात्र से दूसरे पात्र में उड़ेलते समय वो जाता है तो उसमें बहता है, यानी तो द्रव में बहने का गुण भी पाया जाता है। इनका आकार बदल जाता है, आयतन नहीं बदलता है, ये बहते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रयोग किए थे, उनमें से 2 प्रयोगों को हम यहां लेंगे इसको समझने के लिए। हमने एक प्रयोग किया था कि एक बीकर में पानी लेके उसमें 1 बूंद काली या नीली स्याही की डाल देते हैं, उसको रख देते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं तो वो स्याही पूरे पानी में समान रूप से फैल जाती है। उसके बाद में एक प्रयोग और किया था अपन ने कि 2 बीकर में पानी लिया था, एक में तो गर्म पानी था और एक में ठंडा पानी था, और यही स्याही वाला प्रयोग हम इनके गर्म और ठंडे पानी के साथ किया था हमने। तो गर्म पानी में स्याही जल्दी घुल जाती है और ठंडे पानी में स्याही धीरे धीरे घुलती है। इन प्रयोगों के आधार पर स्पष्ट होता है कि द्रव का जो एक अच्छा गुण है विसरण, द्रव में विसरण का गुण भी पाया जाता है। इन दोनों प्रयोगों के संदर्भ में ठोस व द्रव, ठोस व द्रव का विसरण द्रव में संभव है। ठोस व द्रव का विसरण द्रव में संभव है। कैसे? द्रव का विसरण और ठोस का विसरण द्रव में कैसे संभव है? उदाहरण के तौर पर हम थोड़ी सी शक्कर लेके पानी में डालते हैं, वो पानी में घुल जाती है तो वो ठोस का विसरण हो गया। और थोड़ा सा दूध लेके हम पानी में डालते हैं तो पूरे पानी का रंग हल्का सफेद हो जाता है, तो द्रव का द्रव में विसरण ऐसे हो जाएगा। अब तक हमने समझा कि द्रव में ठोस और द्रव का विसरण होता है। अब बात आती है पदार्थ की तीसरी अवस्था की कि क्या गैस का भी द्रव में विसरण होता है क्या? तो गैस के द्रव में विसरण के लिए हम एक और प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं कि गैस का द्रव में विसरण कैसे होता है। गैस का द्रव में विसरण कैसे होता है? वातावरण की गैसें, हमारे वायुमंडल में जो गैसें हैं वो विसरित होकर जल में घुल जाती है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है और इन गैसों में मुख्य गैसें जो होती है O2 व CO2 होती है। जल में घुली हुई गैसें
जलीय जीवों के लिए श्वसन में काम आती है। जल में घुली हुई गैसों से जलीय जीव क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। ऑक्सीजन और CO2 यानी ऑक्सीजन गैस जो है सभी जीवों के लिए एक आवश्यक गैस है। सभी जीवधारी इन गैसों से श्वसन की क्रिया करते हैं। सभी जीवधारी इन गैसों से श्वसन की क्रिया करते हैं या श्वास लेते हैं। जलीय जीव जो होते हैं जल में घुली हुई गैस से श्वसन की क्रिया करते हैं। जलीय जीव जो हैं जल में घुली हुई गैसों से श्वसन की क्रिया करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि द्रव अवस्था जो है इसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का विसरण होता है। ठोस का, द्रव का और गैस का। कैसे होता है हमने अभी अभी समझा है। अब बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्था का विसरण की तरह अपना देखें। पदार्थ की अवस्थाओं की विसरण की दर अगर देखें हम तो सॉलिड स्टेट की सबसे कम होती है, लिक्विड की उससे ज्यादा होती है और गैस की विसरण की जो दर है सबसे अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। कैसे होती है? इसके कुछ कारण हैं, उनको भी हम नोट करेंगे। ठोस की अपेक्षा द्रव की विसरण दर अधिक होती है, क्योंकि इसके दो कारण हैं, जिनमें पहला कारण है कि द्रव के कण स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं। स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं और दूसरा है द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान भी अधिक होते हैं। यानी ठोस की अपेक्षा द्रव की विसरण दर अधिक होती है। उसके दो कारण हैं। पहला है कि द्रव के जो कण होते हैं स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं और दूसरा है द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान भी अधिक पाया जाता है, जबकि ठोस में जो कण होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है या नगण्य होता है। इसके बाद आती है पदार्थ की तीसरी अवस्था, गैसीय अवस्था, गैस स्टेट। तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। जब हम छोटे थे, गुब्बारे बेचने वाला आता था तो एक छोटे से सिलेंडर से, एक ही सिलेंडर से वो बहुत सारे गुब्बारों में हवा भर के हमें दे देता था। उस समय हमारे जहन में एक प्रश्न आता होगा कि एक ही छोटे से सिलेंडर से इतने सारे गुब्बारे कैसे भर देता है, यानी इसका कारण क्या है या ऐसा क्यों होता है। इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में हमने
3 सिरिंज लेनी है 100 ml की। 100 ml की 3 सिरिंज लेनी है। सिरिंज लेके सिरिंज के पिस्टन को बाहर निकालना है। पिस्टन को बाहर निकालने के बाद में सिरिंज के सिरे को रबड़ के कॉर्क से बंद कर देना है और इन तीनों सिरिंजों में क्रमशः, देखो पहली सिरिंज में इसको खाली रहने देना है, दूसरी सिरिंज में पानी भरना है और तीसरी सिरिंज में चोक का बुरादा डालना है। पहली सिरिंज को हम खाली रखेंगे, दूसरी सिरिंज में पानी डाल लेंगे और तीसरी सिरिंज में चोक का बुरादा लगा देंगे। इधर से ये सिरा बंद है। तीनों सिरिंजों को, खाली, पानी और चोक का बुरादा वाली सिरिंजों को वापस पिस्टन को इसमें लगाते हैं। पिस्टन आसानी से गति करे, इसके लिए पिस्टन पर थोड़ी वेसलीन लगा देते हैं। वेसलीन लगाने के बाद में हम जैसे ही पिस्टन को इंजेक्शन में, सिरिंज में डालकर इसको संपीड़ित करने की कोशिश करते हैं, तो कौन सी स्थिति में जो संपीड़न की स्थिति है, संपीड़न आसानी से हो जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि जो खाली सिरिंज है जिसमें कुछ नहीं था, उसमें संपीड़न आसानी से हो जाता है। जिस सिरिंज में पानी था उस सिरिंज में संपीड़न में थोड़ा बल लगाना पड़ता है। और तीसरी स्थिति जो है चोक का बुरादा वाली, उस स्थिति में उस सिरिंज में हमको पिस्टन को दबाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, पहली, दूसरी और तीसरी सिरिंज जो हमने ली, ये तो हो गई गैस का उदाहरण, ये हो गई द्रव का उदाहरण और ये हो गया ठोस का उदाहरण। जब हम देखते हैं इनको, तो गैस में संपीड़न बहुत अधिक होता है, द्रव में थोड़ा कम होता है, जबकि चोक के बुरादे वाले में संपीड़न, ठोस अवस्था में संपीड़न नगण्य होता है या होता ही नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि गैसीय जो अवस्था है उसमें एक गुण है संपीड़ितता। तो संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। इस प्रकार हमने देखा कि ठोस व द्रव की अपेक्षा गैसों की जो संपीड़ितता होती है काफी अधिक होती है। हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है उसमें एलपीजी और अस्पताल वाले सिलेंडर की जो ऑक्सीजन गैस है, इन सिलेंडरों में जो गैस होती है वो संपीड़ित गैस होती है। हमारे घरों में काम आने वाला गैस जिसमें एलपीजी और अस्पताल के सिलेंडर में ऑक्सीजन, ये संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में भी सीएनजी का उपयोग किया जाता है। वाहनों में भी सीएनजी का उपयोग किया जाता है। गैस की संपीड़ितता काफी अधिक होती है और जिससे संपीड़ितता अधिक होने के कारण इसको अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में भर लिया जाता है। अधिक आयतन को, गैस का अत्यधिक मात्रा छोटे से सिलेंडर में हम संपीड़ित करके भर सकते हैं। गैसों की विसरण दर बहुत अधिक होती है। इसको समझने के लिए सामान्यतः हम जब घर में रसोई में कोई पकवान बनते हैं और हम बाहर होते हैं तो उसकी गंध हम तक आसानी से पहुंच जाती है। कैसे? कि गंध के जो कण होते हैं वायु में मिल जाते हैं और उन कणों के वायु में मिलने से उनकी महक हम तक आसानी से पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कणों की गति जो होती है बहुत तेज होती है और इन कणों के बीच में
जो रिक्त स्थान होते हैं वो भी बहुत अधिक होती है, इसलिए ये गैस हम तक आसानी से पहुंच जाती है। कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, इसलिए कण आपस में टकराते हैं और बर्तन की दीवार से भी टकराते हैं। आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है कि बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। समझिए इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। यानी ये लाइन कहना चाह रही है कि गैस का जो दबाव बनता है, संपीड़ित जो होती है गैस, उसका कारण क्या है, कैसे होती है? तो बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये अपना सिलेंडर है, जब इससे हम गैस को अंदर प्रवेशित कराए जाते हैं तो कण दूर दूर होंगे, गैस के कण दूर दूर होते हैं, लेकिन ऊपर से जैसे प्रेशर के साथ, दबाव के साथ इसका दाब बढ़ाते हुए गैस अंदर प्रवेशित कराई जाएगी तो ये कण आपस में टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे, ये कण दीवारों से भी टकराएंगे। तो दीवारों से टकराकर और आपस में टकराकर इनमें क्या होता है, दाब उत्पन्न होता है, और ये दाब की वजह से कण पास पास आ जाते हैं, और इन कणों के पास पास आने के कारण ये गैस हो जाती है संपीड़ित, और संपीड़ित होने के कारण इस छोटे से आयतन वाले सिलेंडर में अधिक आयतन वाली गैस को स्टोर किया जा सकता है। इस प्रकार पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। अब पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर के बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो अधिकतर गुण हम पदार्थ की अवस्थाओं के वर्णन में पढ़ चुके हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हेडिंग डालेंगे, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर। हमें 4 कॉलम बनाने होंगे। इधर तो हम लिखेंगे गुण, इधर लिखेंगे पदार्थ की पहली अवस्था ठोस, यहां लिखेंगे दूसरी अवस्था द्रव, और तीसरी अवस्था होती है गैस। सबसे पहला गुण आता है आकार। आकार की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। दूसरा गुण आता है आयतन। आयतन की अगर हम बात करें तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, यानी ठोस को किसी भी स्थान पर रखो वह उतनी ही जगह घेरेगा। द्रव का आयतन अनिश्चित होता है। द्रव का आयतन अनिश्चित कैसे? कि द्रव को हम जिस प्रकार के पात्र में डालेंगे
उस पात्र के अनुरूप ही अपना आकार वह ढाल लेता है, और गैस का भी आकार अनिश्चित होता है। तीसरा गुण आता है घनत्व। ठोस का घनत्व अधिक होता है, द्रव का घनत्व ठोस से तो कम व गैस से अधिक, और गैस का घनत्व बहुत कम होता है। चौथा गुण आता है संपीड्यता। ठोस की जो संपीड्यता होती है नगण्य होती है, या हम कह सकते हैं कि ठोस में संपीड्यता का गुण पाया ही नहीं जाता है। द्रव की संपीड्यता बहुत कम, और गैस की हम अगर संपीड्यता की बात करें तो अत्यधिक होती है। अगला गुण है अंतराणुक आकर्षण बल। अंतराणुक आकर्षण बल, तो ठोस के कणों के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल अत्यधिक होता है, द्रव के कणों के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल दुर्बल होता है, जबकि गैस के कणों के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल बहुत कम होता है। यानी अंतराणुक आकर्षण बल जो है ठोस में अत्यधिक होगा, द्रव में दुर्बल होगा, और गैस में बहुत कम होता है। अगला लक्षण है विसरण। तो ठोस की हम बात करें तो ठोस में विसरण की जो दर होती है या विसरण का जो गुण होता है बहुत कम पाया जाता है, और द्रव के विसरण की बात करें तो ठोस से अधिक और गैस से कम। गैस में विसरण की अगर हम बात करें तो गैस में विसरण का जो गुण है अत्यधिक पाया जाता है। इस प्रकार पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर स्पष्ट होते हैं। एक बार और देखते हैं। इधर तो लिखे हुए हैं गुण, इधर अवस्था पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। पहला गुण है आकार। ठोस का आकार निश्चित होता है और द्रव का अनिश्चित होता है, गैस का भी अनिश्चित होता है। दूसरे गुण की अगर हम बात करें कि आयतन, तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव और गैस का आयतन अनिश्चित होता है। घनत्व की बात करें तो ठोस का घनत्व अधिक होता है, द्रव का ठोस से तो कम और गैस से अधिक होता है, और गैस का जो घनत्व है वो बहुत कम होता है। अगला गुण है संपीड्यता। तो ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है। कैसे? कि ठोस पर हम कितना ही बल लगाएं उसके आकार को परिवर्तित नहीं कर सकते, उसको संपीड़ित हम नहीं कर सकते। इस प्रकार ठोस में संपीड्यता का गुण नगण्य होता है, द्रव में संपीड्यता बहुत कम होती है, और गैस में संपीड्यता बहुत अत्यधिक होती है। यानी गैस पर हम बल लगा के उसको हम संपीड़ित कर सकते हैं। अगला है अंतराणुक आकर्षण बल। अब बात आती है अंतराणुक आकर्षण बल है क्या? तो पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है जो एक दूसरे कणों को अपनी ओर खींचते हैं, वो कहलाता है अंतराणुक आकर्षण बल।
ठोस में अत्यधिक होता है, द्रव में दुर्बल होता है। यानी द्रव को हम किसी भी पात्र में डालेंगे तो वो जो दुर्बल आकर्षण के कारण वह उसी रूप में ढल जाता है। और गैस के कणों के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल बहुत कम पाया जाता है। यानी गैस के कण स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं। अगला गुण है विसरण। विसरण की अगर हम बात करें तो ठोस में विसरण बहुत कम होता है। द्रव में विसरण की जो दर होती है ठोस से तो अधिक होती है और गैस से कम होती है। और गैस में विसरण की दर अत्यधिक होती है। यानी गैस का रिसाव आसानी से हो जाता है। यहां पर एक तो घनत्व और अंतराणु का आकर्षण बल, इनकी जो परिभाषा है वो महत्वपूर्ण है। तो अंतराणु का आकर्षण बल का मतलब पदार्थ के कणों के मध्य उनको खींचे रखने वाला जो गुण है वो अंतराणु का आकर्षण बल है। और घनत्व की परिभाषा की अगर हम बात करें तो घनत्व की परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो घनत्व किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। साधारण भाषा में अगर हम समझें तो पदार्थ के घनेपन की माप होती है घनत्व। पदार्थ के घनेपन की माप को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। घनत्व की इकाई की अगर हम बात करें कि घनत्व की इकाई क्या होती है, तो इकाई होती है किलोग्राम घन मीटर। लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व की परिभाषा कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। पदार्थ के घनेपन की माप होती है घनत्व और घनत्व की इकाई होती है किलोग्राम प्रति घन मीटर। हम लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इस प्रकार पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं का हमने अध्ययन किया और अंत में पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में भी हमने अंतर स्पष्ट किया है। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बाद में आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए आप लोगों को पीछे वाला वीडियो देखना होगा। इस वीडियो का, इस चैप्टर का पहला पार्ट जो है वो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।